दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बम्बई में क्या बा मतलब मुंबई में ऐसा क्या है। ये एक 6 मिनट का भोजपुरी रैप आया है जिसको YouTube पर अब तक 25 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इस गाने की खास बात क्या है? इस गाने की खासियत ये है कि इसे करोड़ों व्यूज़ लाने वाले उन भोजपुरी गानों की तरह नहीं लिखा गया है जो डबल मीनिंग, अश्लील और नारी विरोधी भाषा से ओत-प्रोत होते हैं, बल्कि ये रैप अपने टाइम के सोशो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर एक टिप्पणी करता है, एक कमेंट्री करता है। ये बिहार की सामाजिक और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको ग्लोरीफाई ना करते हुए उस पर एक गहरी चोट भी करता है। ये उस व्यवस्था से सवाल पूछता है जहां शिक्षा बदहाल है, अस्पताल खस्ताहाल हैं और बेरोजगार बेहाल हैं। ये रैप उन लाखों मजदूरों के पलायन को दिखाता है जो पैदल ही अपने गांव, अपने देश निकल पड़े थे, जिनके झोलों में मिली थी बासी रोटियां और अचार। कभी ये यात्रा 2000 किलोमीटर तक पूरी हुई तो कभी ये यात्रा एक अंतहीन यात्रा में तब्दील हो गई थी। सैकड़ों मजदूर भूख, गर्मी और एक्सीडेंट्स की वजह से लॉकडाउन में मारे गए थे। इस गाने को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने और ये गाना गाया है मनोज वाजपेयी ने। लिखने वाले हैं डॉक्टर सागर। डॉक्टर सागर बताते हैं कि इस गाने को भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में फैली अश्लीलता के खिलाफ एक अभियान की तरह देखा जाना चाहिए और वो ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रयास है जो आगे भी किया जाता रहेगा। लेकिन आखिरकार भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ चंद लोगों के कब्जे में कैसे आ गई और अश्लीलता से डॉक्टर सागर का क्या मतलब है? दरअसल इस अश्लीलता का श्रेय बहुत सारे लोग गुड्डू रंगीला से लेकर निरहुआ, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव आदि को देते हैं। शुरुआत हुई थी दो अर्थी मतलब डबल मीनिंग गानों से, फिर उसके बाद उसकी जगह ली अश्लील शब्दों ने और अब बात गालियों और रेप सॉन्ग्स यानी बलात्कार तक आ पहुंचे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यूट्यूब पर उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को लेकर कई सारे रेप सॉन्ग्स आए थे और जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इन गानों का संज्ञान लिया था और कार्रवाई करने की बात भी कही थी। दिल्ली और मुंबई में ऐसे दर्जनों स्टूडियो हैं जहां भोजपुरी गानों को बनाया जाता है। एक स्टूडियो को चलाने वाले व्यक्ति ने दी प्रिंट को बताया कि 1000 से 2000 रुपए में एक गाना रिकॉर्ड हो जाता है। अगर पुराने ट्रैक पर नया गाना रिकॉर्ड करना है तो उसके 1000 रुपए लगते हैं और नए रिकॉर्ड करने में 2000 का खर्च आता है। वो बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन आमतौर पर एक गाने से वो 40,000 रुपए तक कमाई कर लेते हैं। होली और छठ जो त्योहार हैं उन पर गानों की भारी डिमांड रहती है। तो इन गानों को लिखने वाले आइडिया कहाँ से लाते हैं? सोशल मीडिया से। एक गाना लिखने वाले ने हमें बताया कि जब उसने देखा कि चीन को सोशल मीडिया पर गाली दी जा रही है तो उसने तुरंत एक गाना इस पर लिख दिया। ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर से इन गानों को बनाना बेहद आसान है। ट्रेंड चला नहीं कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से कीवर्ड पर गानों की एक भरमार सी आ जाती है। होली की बात हुई है तो हम गुड्डू रंगीला की भी बात करेंगे जो होली सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। अब प्रख्यात कहिए या कुख्यात, वो दोनों हैं। उन्हें होली सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग उनके गानों का इंतजार करते हैं होली से ठीक पहले। उनके अलावा हैं राधे श्याम रसिया। इन गायकों को बढ़ावा देने के लिए टी सीरीज, चंदा और वेब कैसेट का भी योगदान है। साल 2013 में तो बिहार के एक व्यक्ति की हत्या तक कर दी गई थी क्योंकि वो गुड्डू रंगीला के जो भद्दे होली के गाने हैं उनका विरोध कर रहे थे। और बाद में गुड्डू रंगीला ने इस बात को लेकर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है। अपने इस साक्षात्कार में उन्होंने ये भी कहा कि उनके गाने 50 पार की उम्र के लोगों के लिए नहीं है। जो नहीं देखना चाहता उसे मर जाना चाहिए। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के डिग्रेडेशन और फिर रिवाइव को लेकर बाकी लोग क्या कहते हैं? भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर पर पीएचडी कर चुके दिल्ली विश्वविद्यालय के मुन्ना पांडे ने द प्रिंट को बताया कि साल 2014 के बाद से इस तरह के कल्चर की आलोचना की बजाय बढ़ावा ही मिला है। इसे राजनीतिक शय कैसे मिली हुई है वो इसका भी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जेडीयू के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने विनय बिहारी जैसे अश्लील गाने लिखने वाले व्यक्ति को संस्कृति मंत्री बना दिया था, जिन्हें 2014 में कोर्ट ने अश्लील गानों के मामले में बेल दी थी। भोजपुरी की लोक गायिका शारदा सिन्हा ने भी इस पर टिप्पणी की और द प्रिंट को बताया कि संगीत अब राजनीति की तरह हो गया है। जो मुद्दे
ट्रेंड कर रहे होते हैं उन्हें भुनाया जाता है, नए लड़के नेताओं की तरह बिहेव करते हैं और श्रोताओं के भावनाओं को वो यूट्यूब के ट्रेंड्स की तरह देखते हैं। भाजपा नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का इस पर क्या कहना है वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर जब कंटेंट को रेगुलेट किया जाने लगेगा तो ये चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। हालांकि मनोज तिवारी और रवि किशन पर तो खुद इस अश्लीलता को फैलाने के आरोप लगते हैं, लेकिन मनोज तिवारी दी प्रिंट से हुई बातचीत में साफ मना करते हैं कि उन पर फुहड़ता का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने तो भोजपुरी सिनेमा को पारिवारिक बनाया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल कराया। भोजपुरी के डिग्रेडेशन को लेकर काफ़ी चर्चा शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इसे रिवाइव करने की मुहिम भी छेड़ दी है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और दी प्रिंट को सोशल मीडिया पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।